हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी स्टडी। आज हम एनसीईआरटी का जो अध्याय नंबर 7 है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़े नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? जो सम्राट अशोक थे वो मौर्य साम्राज्य के राजा थे। ये बिंदुसार के पुत्र थे और जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शासन की स्थापना की गई थी। अशोक व उसके द्वारा जो जो अभिलेख लिखे गए थे और इन अभिलेखों में उसके द्वारा क्या विचार दिए गए हैं उनके बारे में भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं, यह जो चित्र है शेरों वाला स्तंभ है शीर्ष में, तो इसमें ये 4 शेर हैं। ये अशोक के द्वारा ही स्तंभ का निर्माण किया गया था। ये पत्थरों को काट कर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित कर दिया गया था। यह जो सिंह का जो स्तंभ है, यह कहाँ पे स्थित था? सारनाथ। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। चाणक्य के द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र किताब में हमें वहाँ के राजनीतिक नियमों और राजनीतिक विचारों के बारे में और राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो चाणक्य थे उनका अपमान किया गया था घनानंद के द्वारा, तो उसके बाद चाणक्य ने यह ठान लिया था कि वह नंद वंश को समाप्त करके ही रहेंगे। तो इसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त नाम के बच्चे को देखा। वह उस समय नेता या फिर नेतृत्व का गुण निभा रहा था, तो उसने देखा इस बच्चे में नेतृत्व करने का गुण है, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो चंद्रगुप्त को ही राजा बनाएंगे। वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। वंश का मतलब वंशानुक्रम से माना जाता है। पहले दादा शासक होता था, उसके बाद उसका पुत्र होता था, उसके बाद उसका पुत्र होता था। इस प्रकार यह राजगद्दी वंशानुक्रम आधारित होती थी। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। प्रथम तो थे चंद्रगुप्त, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य की। दूसरा था उसका बेटा बिंदुसार, जिन्हें जातशत्रु भी कहा जाता था। फिर उसके बाद है बिंदुसार का पुत्र अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र जो वर्तमान पटना है, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, तक्षशिला जो कि कंधार में है जो वर्तमान पाकिस्तान, तक्षशिला उत्तर पश्चिम या मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग होता था।
दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार रहा करते थे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो रेड डॉट्स दिए हुए हैं उनका मतलब है कि यहाँ पर अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और जो ब्लैक डॉट है ये उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध नगर हुआ करते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। प्रशासन के कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे होते थे जिन पर सीधा राजा का अधिकार होता था और उनसे संबंधित सारे जो निर्णय हैं वो राजा ही लेता था। लेकिन हम अगर उदाहरण के तौर पर कर को लेकर चले तो कर जो सीधा राजा के द्वारा लगाया जाता था, लेकिन राजा सभी जनता से कर वसूलने में असक्षम था, क्योंकि जनता की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में थी। इसलिए जनता से कर इकट्ठा करने के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। जनता से कर को वसूलते थे और जो भी व्यक्ति राजा की बात को नहीं मानते थे उन्हें कठोर दंड भी दिया जाता था। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन किया करता था। पाटलिपुत्र जो वर्तमान पटना है के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था, क्योंकि इनका नियंत्रण मगध पर होता था। और मगध साम्राज्य बिहार और पटना के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक और उसके आसपास के संपूर्ण क्षेत्र पर फैला हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके व गांवों के शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक कौन होते थे? जो एक जगह से दूसरी जगह पर राजा का संदेश पहुंचाते थे। इसके अलावा राजा के पास कुछ जासूस भी हुआ करते थे। और राजा क्या होता था, राजा चारों ओर से जो महिलाएं होती थी उनके पास हथियार होते थे। ऐसी हथियारबंद महिलाओं से राजा है वो घिरा रहता था ताकि राजा को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय माना जाता था वो सिर्फ राजा का ही होता था। सबसे ज्यादा जो अधिकार प्राप्त थे वो राजा को होते थे, उसके बाद होते थे मंत्री परिषद को। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र और प्रांत थे। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। ये काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। जो शासक अशोक है, बड़े साम्राज्य पर उन्होंने जीत हासिल कर रखी थी और जिससे राजा का सीधा नियंत्रण उन पर स्थापित करना मुश्किल होता था। तो अलग अलग प्रांतों में उनको विभाजित किया गया था। उन प्रांतों पर उनसे जो बड़े प्रांत हैं उनके द्वारा उनकी निगरानी व उनका नियंत्रण रखा जाता था। जैसे कि कुछ कुछ छोटे प्रांत होते थे उन पर नियंत्रण तक्षशिला या फिर उज्जैन से रखा जाता था। कुछ ऐसे होते थे जिन पर नियंत्रण पाटलिपुत्र से ही रखा जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे।
प्रदेश में जो यात्राएं करने के लिए जो सबसे सुलभ साधन होते थे उस समय, तो या तो वो मेन रोड्स होती थी या फिर उसके अलावा होती थी नदियां। नदियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता था। तो जो मौर्य शासक थे वो क्या करते थे, जो प्रदेश में उनके पूरे क्षेत्र पर अधिकार नहीं करके बल्कि वहां की सिर्फ सड़कों और नदियों पर अपना संपूर्ण अधिकार कर लेते थे, ताकि उन्हें आने जाने के लिए कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। जब भी राजा चलते थे तो उनको वहाँ के निवासी क्या करते थे, कुछ न कुछ भेंट करते थे और राजा उन भेंट को लेता हुआ ही आगे बढ़ता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिमी, जो हमारा उत्तर पश्चिम है यानी कि जो पाकिस्तान के ऊपर का क्षेत्र है कंधार के पास, वो क्या था, वो कंबल के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध था। और इसके अलावा जो दक्षिणी भारत था हमारा, जो दक्कन का पठार कहा जाता है, दक्कन के पठार सबसे ज्यादा सोना और कीमती पत्थर पाए जाते थे। उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिणी भारत सोने व कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। राजा होते थे, जैसे कोई इन पे कोई कर नहीं होता था फिर भी ये क्या करते थे, राजा को कुछ ना कुछ भेंट देते थे। इसी प्रकार नजराना होता था कि जो कि हमेशा नहीं लगता था जनता पे, वो कभी कभी ही वसूल किया जाता था। यह अनियमित होता था, नियमित नहीं होता था पूर्ण रूप से। नजराने हैं वो क्या करते थे, जनता द्वारा अपनी इच्छा अनुसार दे जाते थे, कोई भी इसके लिए बाध्य नहीं होता था। राजधानी में सम्राट जो मेगास्थनीज थे उसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य या फिर जो मौर्य शासक थे वो किस प्रकार से रहते थे, किस प्रकार उनका चाल चलन था, जब वो यात्रा पर निकलते थे तो किस प्रकार जाते थे, कौन कौन उन्हें भेंट देता था, कौन कौन से उनके रक्षक होते थे, उन सभी के बारे में मेगास्थनीज के द्वारा इनका वर्णन किया गया है। कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर था, उसका राजदूत था। चंद्रगुप्त था जो चंद्रगुप्त मौर्य जिसने शासन की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को परास्त किया था। सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने के लिए ही भेजा था, तो जिससे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी विजय हो गई थी और सेल्यूकस जो निकेटर है वो हार गया था। उसके बाद जो सेल्यूकस निकेटर है उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था और उसके साथ साथ ही उसने अपने एक राजदूत को जिसका नाम मेगास्थनीज था उसको चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो मेगास्थनीज ने क्या किया था, एका नामक पुस्तक को लिखा था जिसमें मौर्य के पूरे शासन की जानकारी दी गई थी। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं उन्हें उनकी हत्या करने की कोशिश कोई भी ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ये राजा किस किस प्रकार से रहते थे और उनका जो यात्रा के दौरान किस प्रकार होता था, उनका पूरा मैनेजमेंट उसके बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 जो क्या है बुर्ज है और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना हुआ है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। ये लाइंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अंत में जंगल वाले इलाके थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। जो लोग जंगल में रहते थे उनसे इतना कर नहीं लिया जाता। किस्म की जो लकड़ी है जो जंगलों में पाई जाती है बस उन लकड़ी को उपलब्ध करवा दे और वहाँ पे मधु
मतलब शहद और मोम और हाथी जैसी वस्तुओं को राजा को समय समय पर जब राजा को जरूरत हो तो उन्हें उपलब्ध करवा दे, बस उनके लिए सिर्फ यही एक शर्त होती थी। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। जैसे कि हमारी जो भाषा हिंदी है तो उसकी लिपि कौन सी है, वो है देवनागरी। तो इस प्रकार जो भाषा प्राकृत होती थी उसकी लिपि का नाम होता था ब्राह्मी लिपि। तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसके अलावा वैसे तो अराइमेक लिपि और यूनान लिपि का भी प्रयोग किया गया था, लेकिन प्राकृत भाषा लोगों की आम बोलचाल की भाषा होती थी, ज्यादातर लोग उन्हें समझ पाते थे। इसलिए जो अशोक के ज्यादातर अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे। का एक अभिलेख ऐसा है जो कि उसकी कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। जो कलिंग है वो वर्तमान उड़ीसा का पुराना नाम था। अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध किया गया था, जिसमें अधिक खून खराबा होने के कारण अशोक का युद्धों से मन भर गया था। उसके बाद उसने युद्ध न करने की रणनीति अपना ली थी। वह धर्म के मार्ग पर चलने लग गया था और दूसरों को भी धर्म व ज्ञान या फिर उपदेश देता था, और अपने उस उपदेश और विचारों को फैलाने के लिए वह अधिकारियों की नियुक्ति करता था, और उन अधिकारियों को देश के अलग अलग हिस्सों में और उसके द्वारा जो विचार दिए गए हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। अशोक के द्वारा खुद अपने ही पुत्र व पुत्री को महेंद्र व संघमित्रा जो उसके पुत्र व पुत्री थे उनको श्रीलंका में इसी ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उनको भेजा गया था। एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल के बाद मैंने कलिंग विजय की। जब वो राजा बना था तब 269 ईस्वी पूर्व में राजा बना था, और उसके 8 साल के बाद उसने कलिंग की विजय हासिल की थी। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या वे अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म, जो कि प्राकृत भाषा का शब्द है और इसका हिंदी में मतलब होता है धर्म, धर्म पालन करने, दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्तीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। अशोक का धर्म क्या था? अशोक की मान्यता थी कि जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, मेरा एक राजा होने की दृष्टि से भी यह कर्तव्य है कि मैं अपने प्रजा को अच्छे व्यवहार की शिक्षा दूं। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही
यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसके लिए उन्होंने धम्म महा मात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। यह इम्पोर्टेंट है। इनके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं व स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। इस प्रकार उन्होंने सभी को यह शिक्षा दी थी कि वह धर्म का पालन करे, किसी से भी द्वेष व घृणा की भावना ना रखे और सभी को प्रेम की दृष्टि से देखे। यह मानना था कि जब जो लोग विभिन्न प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करवाते हैं तो उनके स्थान पर, उनके बार बार अनुष्ठान करने के स्थान पर उनके द्वारा क्या किया जाना चाहिए, उन्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, सभी के प्रति दया भावना रखनी चाहिए और ब्राह्मणों व श्रमणों को दान भी देना चाहिए। दासों व नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनका यह मानना था कि अगर कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म की निंदा करता है तो वह अपनी ही निंदा कर रहा है, अपने धर्म की ही निंदा कर रहा है। अगर वो अपने धर्म को अच्छे से पालन कर रहा है तो उसे दूसरे धर्म की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी धर्म अपने अपने आप में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सभी धर्मों को अपनाना चाहिए, लेकिन यज्ञ, कर्म कांडों आदि में इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। पूरे पैराग्राफ में बस यही लाइंस दी हुई हैं। ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर वाला पैराग्राफ भी और नीचे वाला भी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। यहाँ आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं में या फिर लिपियों में देख सकते हो। यहाँ पे नीचे है आरंभिक ब्राह्मी, जिसमें ए ऐसे लिखा जाता है। देवनागरी हिंदी में ए ऐसे लिखा जाता है। बांग्ला में ऐसे, मलयालम में ऐसे और तमिल में ऐसे लिखा जाता है। वह अन्यत्र मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। चीन की दीवार इतनी चौड़ी तो थी कि इस पे किसी भी साधनों का आवागमन भी हो सकता था। बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग कितने किलोमीटर की है? 6400 किलोमीटर लंबी है। यह पत्थर व ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा था। 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी रखने के लिए अलग अलग बुर्जों का भी निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। जो मौर्य साम्राज्य था उसमें क्या था? एक तो होते थे संदेश वाहक होते थे, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाते थे। दूसरे जासूस होते थे जो जासूसों का काम करते थे। तीसरे राजकुमार होते थे, जो राजकुमारों को एक दूसरे क्षेत्र में राज्यपाल की दृष्टि से उसको भेजा जाता था।
कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी जो जनता से सीधा प्रत्यक्ष कर वसूलते थे, और कुछ एक क्षेत्र ऐसे थे प्रशासन के जिन पर सिर्फ राजा का ही नियंत्रण होता था और उनके सारे अधिकार राजा के पास ही होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरो। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां अधिकारी क्या करते थे? करों को वसूलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में क्या बनाकर दिया जाता था? राज्यपाल, या उनको क्या कहा गया है? गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण खालिस्तान और खालिस्तान का पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो जो प्रदेश में रहने वाले लोग थे वहां पर जाने के लिए बस वो मार्गों और नदियों पे ही अपना नियंत्रण स्थापित करते थे ताकि उनके आवागमन सुलभ हो सके। इसके बाद है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को खालिस्तान दिया करते थे। तो ये क्या दिया करते थे? किताबें दिया करते थे। अब इनमें से सही और गलत को बताना है। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। यह गलत है क्योंकि उज्जैन है वो मध्य प्रदेश के अंदर है और मध्य प्रदेश हमारे भारत के बीचों बीच में पड़ता है। तो इसकी वजह से जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र से दक्षिणी भारत में जाने के लिए इस मार्ग का प्रयोग होता था। तो इस प्रकार यह उत्तर से दक्षिण की ओर जाने के लिए मार्ग होता था, न कि उत्तर पश्चिम की तरफ जाने के लिए मार्ग होता था। तो इस प्रकार यह कथन क्या है? यह कथन असत्य है। आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। यह बिल्कुल सत्य कथन है क्योंकि जो कंधार है और जहाँ पे तक्षशिला है, तक्षशिला से ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके जो पूरे होते थे उसमें मौर्य साम्राज्य का अधिकार होता था। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। यह गलत कथन है क्योंकि चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में नहीं लिखे गए हैं, बल्कि जो चाणक्य है उसके विचार लिखे गए हैं। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। यह गलत है क्योंकि जो कलिंग है वो वर्तमान उड़ीसा का पुराना नाम था। अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। यह सत्य कथन है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में मिलते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई है। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी? तो 2300 साल पहले हुई थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन वैसे कब स्थापित हुआ? तो 322 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, आप मेरे को वो क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन मेरे को ये बताओगे कि जो शौर्य चक्र है जिसमें क्या है, जो 4 शेर पीठ सटाए हुए बैठे हैं, वो स्तंभ लेख वो कहाँ से प्राप्त हुआ? किसके द्वारा खुदवाया गया था? नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन है हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके।